हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है HICS पर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। मैं अश्विन सिंह राजपूत आपके इस सेशन के अंदर आपका पॉलिटी का पार्ट डील करूंगा। पॉलिटी, आईआर और गवर्नेंस हमारे हरियाणा पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी। और साथ ही साथ आप इस सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डायनामिक फेज़ है, बहुत ज़्यादा करंट इश्यूज़ के साथ ये क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। इसके अंदर रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ अगर आप ऑप्शनल में भी पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी पोर्शन अगर ऑप्ट करते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो इसमें खासियत ये रहती है कि आपको गवर्नेंस भी देखनी पड़ती है, पॉलिटी के भी कुछ सेक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड अपार्ट दैट आपको उसको करंट न्यूज़ एनालिसिस के साथ मर्ज करके पढ़ना पड़ता है। ये प्लेटफॉर्म जो डिज़ाइन करा गया है हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, ये स्पेशली ओरिएंटेड है हरियाणा पीसीएस के लिए। यहाँ पर अपनी अपनी फील्ड के सभी रिक्यून्ड और रिनाउंड टीचर्स आपको अपने अपने बेस्ट सब्जेक्ट्स में डील करेंगे। मैं पॉलिटी गवर्नेंस के पोर्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज हम जिस छोटे से पोर्शन को डील करेंगे दैट इज़ कॉल्ड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ वेरी फ्रेमली एसेंशियल थिंग दैट वी हैव टू स्टडी टुडे। सो अगर इस पोर्शन के अंदर हम देखें, बिना टाइम गवाए हम अपनी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बैकग्राउंड हिस्ट्री देखूं कि भारत का जो संविधान है वो बनना कब स्टार्ट हुआ, इसकी बैकग्राउंड की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे फ्रेम हुआ। इस पोर्शन को हम दो सेगमेंट में तोड़ते हैं। पहला सेगमेंट में ये तोड़ता हूँ कि जहाँ पर 1600 से लेके 1773 तक का सेगमेंट, और अगला सेगमेंट में तोड़ता हूँ 1773 से लेके 1858 तक का सेगमेंट। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज़ समझते हैं। भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिमांड है, यानी संविधान की जो डिमांड है, संविधान वर्ड है क्या, संविधान है क्या, एक लीगल, सुडो लीगल और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी गवर्नेंस को या किसी भी गवर्नमेंट को, स्टेट की गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, या गवर्नेंस एज ए स्टेट, एक होल टेरिटरिकल एंड पॉलिटिकल एंटिटी को चलाने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल्स, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की जो नीड है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसकी डेफिनेशन में हमें डील करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं दो एरा में तोड़ता हूँ, 1600 से लेकर 1773 तक का एरा, जहाँ पर हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की भेजी हुई लंदन से एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस फेज में तोड़ता हूँ। सेकंड में तोड़ता हूँ इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो रूल्स बनाए, कुछ रेगुलेशंस बनाए, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए। और 1858 में 1773 के अंदर पहला एक्ट आता है दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन एक्ट। ये रेगुलेशन एक्ट क्या था, क्या इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको लाया। 1858 में सबसे पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और ये सबसे बेंचमार्क एक्ट रहता है जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारी संगठन था, एक ट्रेड मोनोपोली कंपनी थी, इंडिया आई थी ट्रेड करने के लिए, उसकी सारी के सारे जो टेरिटरिकल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, रिवेन्यू राइट्स किसके पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ब्रिटेन की गवर्नमेंट के पास, यानी क्वीन एलिजाबेथ के पास। बैकग्राउंड हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया था 17 एरा के स्टार्टिंग में ही। धीरे धीरे उन्होंने भारत के अंदर अपने राजस्व को बढ़ाते हुए, अपनी टेरिटरिकल पावर को, अपनी पॉलिटिकल पावर्स को, अपनी रेवेन्यू पावर को जनरेट करते करते उन्हें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत पड़ी कि अगर इन लोगों पर गवर्न करना है, इन लोगों पे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रन करना है, तो किस हिसाब से हमें इन चीज़ों को रन करना पड़ेगा। अगर इस सेटअप ऑफ थिंग को अगर मैं डिवाइड करूँ, द फर्स्ट पार्ट दैट आई विल डील विद इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंड द सेकंड वन इन विच आई विल कंपेयर विद यू इज द कंपनी रूल। दैट इज 1703 के एरा से लेके 1858 तक जो था, कंपनी ने रेगुलेटरी एक्ट डील करे। एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज द क्राउन रूल, जहाँ पर 1858 से 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी क्वीन एलिजाबेथ ने इस प्रोग्राम को और इस पूरी की पूरी मोनोपोली को रन करा। यहाँ पर सारा का सारा जो फेस है वो क्वीन के हाथ में आ जाते हैं। और इससे पहले का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन को रेज करने का जो फेस था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। इस सेगमेंट को जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये सेगमेंट पता लगेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट से पहले कंपनी के क्या रूल्स थे और रेगुलेशंस थे। जो हम वर्ड यूज़ करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, इसका मीनिंग क्या था, क्यों इसको रेगुलेटिंग एक्ट ही कहा गया। इस दौरान 3-4 लड़ाइयाँ भी हुई,
कंपनी ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ मोनोपोली डिसाइड करने के लिए और ट्रेड्स करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जो कि प्रोविंसेस के साथ उनको ट्रेड करने के लिए मदद करें। साथ में साथ जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1858 के अंदर, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने देखा कि बंगाल, मद्रास और बिहार रीजन के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने टेरिटरिकल राइट हासिल कर चुकी है तो वहाँ उन्हें पॉलिटिकल एरेना नहीं पता है। अगर इस एरेना को कंपाइल्ड करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवेन्यू राइट्स के साथ साथ कुछ एक्ट्स भी देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल एजेंडा डील करना नहीं आता, डील करना नहीं आता। इस पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री को समझेंगे कि भारत के संविधान की जो नींव है, पेशकश है, जो आज हम गणतंत्र देख रहे हैं, लोकतंत्र देख रहे हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन है इंडिया और काफ़ी सारे स्टेट्स को कंबाइल करके बना हुआ है, उसकी जो नींव है कहाँ पे और किस तरीके से रखी गई। सो आज कुछ हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ओके, सेगमेंट को अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला फेज आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से फ्रेम हुई? बात है 16वीं शताब्दी की, 1600 के आसपास की। 4 लोगों की एक कंपनी लंदन में बनाई जाती है। इस कंपनी का नाम उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। इन्होंने एक चार्टर पेपर साइन कराया। दैट चार्टर पेपर, चार्टर वर्ड क्या होता है? एक पेपर साइन कराया, दैट इज कॉल्ड चार्टर पेपर। चार्टर ये होता है कि जब ब्रिटेन के अंदर कोई भी क्वीन या सुपीरियर बॉडी या ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, सुपीरियर अथॉरिटी के थ्रू अगर कोई भी लॉ, कानून, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट साइन करके अगर लाए जाते हैं, उसे चार्टर कहा जाता है। 4 लोगों की एक कंपनी बनती है जिसका नाम वो रखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। एक चार्टर साइन कराते हैं वहाँ की क्वीन से और एक ट्रेडिंग राइट्स लेके, यानी ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के लिए भारत पहुँचते हैं। फिलहाल ये कंपनी जो है, इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि भारत में जब ये पहुंचते हैं तो सबसे पहला रीजन जहाँ पे ये एंटर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बंगाल रीजन। यहाँ पर पहुंचते हैं और बंगाल जो रीजन है, वेस्ट बंगाल आज की डेट में जो आप पढ़ते हैं, ये हमारी इंडिया के बिल्कुल ईस्टर्न फेज में आता है। इस कंपनी का नाम ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्टर्न कंपनी रखते हैं। इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के साइन करे हुए एक चार्टर को लेकर 4 लोगों की एक कंपनी टीम इंडिया पहुंचती है, दैट इज कॉल्ड ईस्ट इंडिया। इस सेगमेंट को जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस चीज़ में स्टार्ट क्या हुआ कि 1600 के दौरान और 1700 के एरा में राइट नाउ पीरियड चल रहा था मुगल एरा का। मुगल डायनेस्टी चल रही थी, मुगल कालीन पीरियड चल रहा था। मुगल कालीन पीरियड के अंदर क्या था, मुगल जो शासक थे ऑलरेडी आपस में लड़ाई झगड़ा होने की वजह से, मराठास के बीच में, अफगान वॉर्स के बीच में और इंटरनल डिस्टर्बेंस के बीच में मुगल डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन पे थी। तो अभी जब डिक्लाइन पे थी, अब ख़त्म होने वाली थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेडिंग राइट्स लेके बॉम्बे पहुंचती है, मद्रास और कलकत्ता में व्यापार करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले जो मुगल डायनेस्टी इस टाइम चल रही थी, यूरोपियन ट्रेडर्स के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है कि हम यूरोप से आए हुए ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं और यहाँ के जो नवाब हैं, राजा हैं, उनके पास पहुँचते हैं, चार्टर दिखाते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ के साइन करे हुए चार्टर हैं, हम तो आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं और व्यापार करने के लिए आए हैं। 1707 के अंदर मुगल एम्पायर जो है वो कोलैप्स हो जाता है, यानी 1707 ईस्वी तक आते आते, 1707 तक आते आते मुगल डायनेस्टी, जो मुगल एम्पायरशिप है वो ख़त्म हो जाती है और छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनको महाराजा और रूलर्स वगैरह रन कर रहे होते हैं। अगर मुगल कंट्रोल से ये 90% जो सेगमेंट है बाहर आ चुका होता है। मुगल डायनेस्टी यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। सो 1600 से लेके अगर आप सेगमेंट देखें 1707 तक का, तो यहाँ पर मुगल काल पीरियड चल रहा था और मुगल कालीन पीरियड यहाँ पर एंड होने पर आ जाता है। इस टाइम तक पहुँचते पहुँचते सारे के सारे जो छोटे छोटे रजवाड़े हैं, छोटे छोटे प्लेसेस हैं, तो प्रोविंसेस हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो किन के हाथ में आ चुके होते हैं? छोटे छोटे महाराजाज के हाथ में या प्रिंसेस के हाथ में आ चुके होते हैं। प्रिंस वगैरह इनको रन कर रहे होते हैं।
ये सेगमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, अगर हम देखें कि भारत में कहाँ पहुँचती है, बंगाल, मद्रास और बिहार जो रीजन है, अगर मैं इंडिया के मैप में आप में शो करने की कोशिश करूँ, सो ये बंगाल रीजन जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये हमारा बॉम्बे रीजन और ये हमारा मद्रास रीजन, ये तीन इंपॉर्टेंट सेगमेंटल पॉइंट होते हैं जहाँ पर वो ट्रेड करने के लिए पहुँचते हैं। अब पहुँचने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सोल्जर जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव अपने कुछ साथियों को लेकर, एक अपनी मिलिट्री के ट्रूप्स को लेके, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम के अंडर में था, कंपनी के नाम पे था, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, द पर्सन नेम इज रॉबर्ट क्लाइव, कमांडर इन चीफ उनका, सर्दर्न इंडिया के अंदर यानी साउथ दक्षिणी भारत के अंदर बंगाल रीजन में अटैक करता है वहाँ के नवाब के पास, और इंडिया को सिक्योर कर देता है वेल्थ और ब्रिटिश क्राउन के लिए। करता क्या है, बंगाल रीजन पे ये अटैक करता है, वहाँ पर उस टाइम लड़ाई होती है इसकी वहाँ के नवाब के साथ और वो हारे जाते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी ये पहली ऐसी फाइट लड़ती है, और लड़ने के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर ट्रेडिंग राइट्स जो लेके आई थी, धीरे धीरे देखती है कि यहाँ पर व्यापारिक संगठन के साथ साथ हमें और भी कुछ राइट्स लेने पड़ेंगे, यहाँ के लोगों में आपस में जो है कंसाइलेशंस नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, तो अगर हम किसी चीज़ में भी फेज पे अगर इन पर अटैक करते हैं और अगर हमें यहाँ पर ट्रेड अच्छे से करना है तो हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट्स लेने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट्स और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिट्स भी लेने होंगे। इस मोनोपोली और इस सोच के साथ वो बंगाल पे अटैक करते हैं, और इस अटैक को लीड कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव लीड करता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कमांडर इन चीफ सोल्जर होता है। अपनी एक ट्रूप यानी आर्मी को लेके मद्रास रीजन पे अटैक करता है 1757 में, और वहाँ के नवाब सिराज उद्दौला को हरा देता है, और इस लड़ाई का नाम होता है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी जाती है और उसको वो हरा देता है, और वहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है, और बैनर किसका आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी जो बंगाल रीजन है वो अब कैप्चर कर लिया जाता है सिराज उद्दौला से, और किस अंडर में आ जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर में आ जाता है। फोर्ट किसने करा, रॉबर्ट क्लाइव ने करा, और सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है यहाँ पर अपनी मिलिट्री को, यहाँ पर मिलिट्री लगा देती है, और फ्रेंच और बाकी के एक्सपेंशन जो लोग थे उनको भी रोकने में मदद करता है। देखिए इस टाइम पीरियड के अंदर 17 से लेके जो एरा चल रहा है, 1707 से लेके 1773 तक के एरा के अंदर यहाँ पर इंडिया में 3 लोग बाग हैं जो व्यापारिक तौर पर आए हुए हैं। द फर्स्ट पर्सन इज फ्रेंच है, दूसरे पर्सन है डच जो कि गोवा के अंदर है, और तीसरे पर्सन है ब्रिटिशर्स जो कि ग्रेट ब्रिटेन से आए हैं। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर। बंगाल रीजन के अंदर ये अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद जो बंगाल का ये वाला फेज है सिराज उद्दौला से इसे जीत लेते हैं। इस टाइम यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट के अंदर कर्नाटका रीजन के अंदर फ्रेंच रन कर रहे होते हैं, और वेस्टर्न शोर के अंदर डच पर्सन्स रन कर रहे होते हैं कंपनी के ट्रेडिंग के तौर पर। अब यहाँ पर अपनी मोनोपोली लेने के बाद इन्हें ये चीज़ समझ में आती है और इन्हें अंदाज़ा होता है कि अगर ट्रेडिंग हमें और अच्छे से करनी है तो हमें कुछ और एरिया कैप्चर करना होगा। तो इनका सीधा ध्यान जाता है डच दूसरी कंपनीज के ऊपर जो यहाँ ट्रेड कर रहे हैं और फ्रेंच लोगों के ऊपर। बंगाल रीजन उस टाइम का ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट और एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है। यहाँ पर अटैक करने के बाद बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव का गवर्नर बनने के बाद 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद उन्हें ये समझ में आना शुरू होता है और वो रियलाइज़ करते हैं कि अगर इंडिया की ट्रेडिंग्स पर और स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा कैप्चर करना है तो हमें इस सर्दर्न रीजन को यानी दक्षिणी सिरे के अंदर आने वाले कर्नाटक रीजन और मराठास जहाँ पर हैं और वेस्टर्न रीजन को, क्योंकि ये तीनों के तीनों आप पॉइंट देख रहे हैं कहाँ पर आते हैं, ओशियन पॉइंट से हमारी बंदरगाहें मेन इंपॉर्टेंट यहीं से ही ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहीं से ही ट्रेडिंग करने के लिए उन्हें ब्रिटेन और यूरोप जाना होता है। अगर हम इसको कैप्चर करते हैं तो हमारे पास ट्रेडिंग राइट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, हम और ज़्यादा इकोनॉमिकल चीज़ें हासिल कर पाएंगे। अभी तक जो कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आई थी, कहीं ना कहीं उसका जो ध्यान है अब धीरे धीरे पॉलिटिकल एजेंडाज पे जाना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो कंपनी अब लैंड को एक्वायर करना यानी कैप्चर करना शुरू कर देती है। तो नींव कहीं ना कहीं यहाँ से वो अपने हिसाब से रखना शुरू कर देते हैं। आगे जब फेज बढ़ता है तो सबसे पहले हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। जो प्लासी की लड़ाई हुई इसके अंदर क्या
आउटपुट्स निकलते हैं, क्या होता है इसके अंदर। 23 जून 1757 को, ऑन 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई होती है। कलकत्ता और मुर्शिदाबाद के बीच में एक छोटी सी जगह है, कलकत्ता रीजन जिसे आप वेस्ट बंगाल बोलते हैं, और बिहार से थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुर्शिदाबाद एक जगह पड़ती है। इनके बीच में एक छोटा सा मैदानी इलाका है, वहाँ पर प्लासी की लड़ाई होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और वहाँ के जो नवाब होते हैं बंगाल के, सिराज उद दौला, इनके बीच में फाइट हो रही होती है। और सिराज उद दौला जो कि बंगाल के नवाब हैं, वो वहाँ पे हार जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। और बैटल ऑफ प्लासी के आउटपुट्स ये निकलते हैं कि पहला मेजर मिलिट्री सक्सेस थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये पहला ऐसा फेज था जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए मिलिट्री पहली बार एक ससेक्शन, एक टेरिटरियल राइट गेन करती है इंडिया की किसी टेरिटरी पर, यानी बंगाल रीजन पर, हराकर वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला को। अब ट्रेडिंग राइट के साथ साथ बंगाल कैप्चर करने के बाद उनके पास राइट पहुंच जाते हैं। तो यानी अब जो उन्हें पहले टैक्सेस पे करने पड़ते थे, उन्हें जो कर देना पड़ता था किसी भी टेरिटरी के अंदर, अपना वेयर हाउसेज वगैरह जो लगाने पड़ते थे, तो वहाँ के महाराजा से, वहाँ के प्रिंस से, वहाँ के नवाब से उन्हें जो है परमिशंस लेनी पड़ती थी। नाउ द एंटायर थिंग हैज़ बीन शिफ्टेड टू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसके बिहाफ पर ट्रेडिंग करने आई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन के बिहाफ पर करने आई है। अब 1757 का एरेना चल रहा है। बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद अब सारे के सारे जो बंदरगाह पोर्ट हैं बंगाल के अंदर, वो किसके अंडर में आ जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाते हैं। एंड नाउ दे गेन द पॉलिटिकल राइट्स एज वेल, एंड एज वेल उनके हाथ में ट्रेडिंग राइट्स भी आ जाते हैं। सो अब वो शिप वगैरह बहुत आराम से लेके आ सकते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस 1757 की लड़ाई के बाद यहाँ पर अपने रिवेन्यू राइट्स भी जनरेट कर लेती है, और साथ में साथ यहाँ पर वो बहुत आराम से ट्रेडिंग राइट्स भी कर लेती है। ट्रेडिंग राइट भी आराम से कर सकते हैं, नो टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अब उनको यहाँ पर। और जो पूरे लैंड टेरिटरी है बंगाल की, वो किसके अंदर में आ जाती है, रॉबर्ट क्लाइव के, और वो बन जाते हैं यहाँ के गवर्नर। तो ये पोस्ट दे दे जाते हैं गवर्नर। गवर्नर क्या पर्सन होता है, वो पर्सन होता है जिसके हाथ में सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर लेने का जो है आइडियोलॉजी होती है। साथ ही साथ 1765 में ये दीवानी राइट्स ले लेते हैं। यहाँ पे भी आगे पढ़ेंगे 1765 के अंदर बंगाल की इनके हाथ में दीवानी राइट्स आ जाते हैं। दीवानी राइट्स क्या होते हैं, दीवानी जो वर्ड है 2 वर्ड से लिया गया, फौजदारी एंड फौजदारी, यानी सिविल और क्रिमिनल मैटर्स। सो दीवानी राइट में क्या आ जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं कि क्रिमिनल और सिविल मैटर्स पे जो डिसीजन लेना है वो भी वो लेंगे, और साथ ही साथ रिवेन्यू जो मैटर्स होंगे हमारे, यानी जो राजस्व यानी कर रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड पावर जो होगी सारी की सारी, वो भी इनके हाथ में आ जाएगी। अभी 1757 का एरेना चल रहा है, कहानी आगे बढ़ती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब जब देखती है यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है, तो उनके पास वहाँ पर इतने प्रॉपर अमाउंट में अपने सोल्जर्स नहीं है, तो यहीं के सोल्जर्स को, यहीं के लोगों को रिक्रूट करना शुरू करती है, अपनी ही कंपनी के अंदर उन्हें जॉब देना शुरू करती है और पे करना शुरू करती है। सो यहाँ पर होता क्या है, धीरे धीरे मुगल एम्पायर जब वीक हो जाता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को, अपनी राजस्व और राजनीतिक तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए धीरे धीरे मिलिट्री फोर्सेस को भी बढ़ाना शुरू करती है। और इसके अंदर वो करते क्या है, सबसे पहला काम सिपाहियों को, सिपाही जो वर्ड लिखा हुआ है, सिपाहियों को रिक्रूट करना शुरू करते हैं। ये सिपाही कौन है, इंडियन पीपल्स ही हैं, इंडियन सोल्जर्स ही हैं, और इनको लीड कौन करता है, इनका जो सुपीरियर कमांडर होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही होती है। यानी अभी इंडियंस को सिर्फ छोटे पदों पर रखा जा रहा है सिपाही के तौर पर, और इनको जो लीड करने वाले कमांडर इन चीफ्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ईस्ट इंडिया कंपनी के सुपीरियर हेड पर्सन ही हैं, गवर्नर हैं। अब यहाँ पर ये ट्रेड समझ में आता है कि 1757 का एरेना चल रहा है, बैटल ऑफ प्लासी जीती जा चुकी है, तो ये अब ट्रेडिंग्स में क्या क्या कर रहे हैं, किस बिहाफ पर आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दिख रहा था ग्रेट ब्रिटेन से वो इसलिए चलकर यहाँ पर आए थे, इंडिया के अंदर रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा था, इंडिया से वो रॉ मटेरियल खरीदते थे, यानी यहाँ की ही मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, और यहाँ की ही मार्केट में रॉ मटेरियल खरीदने के बाद इसे लेके जाएंगे यूरोप, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। यूरोप के अंदर उसको एक फाइन प्रोडक्ट्स में बनाएंगे और वापस आके यहाँ पर इसे बेचेंगे। तो अभी तक पूरा का पूरा ट्रेडिंग गुड्स चल रहा है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अभी इतना खास नहीं ज़रूरत पड़ी इनको कुछ करने की।
बंगाल का रीजन कैप्चर करने के बाद स्टिल अभी भी ट्रेडिंग पर ही इनके राइट्स चल रहे हैं। यहाँ से कॉटन, इंडिगो और स्पाइसेस, शुगर और टी वगैरह परचेज करते थे, उन्हें फाइन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते थे और वापस आके यहीं की ही मार्केट के अंदर उसे सेल आउट करते थे। अगर इनका हम एरिया और ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करें वाला रूट देखें तो यहाँ पर जो हमारा मुंबई रीजन है, जो उस टाइम मद्रास बॉम्बे रीजन बोला जाता था, तो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते हुए मन्नार से यहाँ पर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ऐसे पहुँचते थे, या फिर इस गल्फ से क्रॉस करते हुए पिरामिडिकल शेप में यहाँ पहुँचते थे। सो देर आर टू रूट्स एट दैट टाइम विच द पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू द अनदर कॉन्टिनेंट, और इसी बिहाफ पे यूरोपियन ट्रेडर्स पहुँचे। अब इन्हें यहाँ पर ये नज़र आ रहा था कि ये जो बॉम्बे रीजन है, ये उस टाइम जो बॉम्बे का जो बेल्ट था वो फ्रेंचन्स के हाथ में था, फ्रेंच लोगों के हाथ में था, और वो कहीं ना कहीं कैप्चर करके बैठे हुए थे बंगाल रीजन को। बंगाल रीजन जो था वो यहाँ पे था हमारे ईस्टर्न पॉइंट पे। तो ट्रेडिंग करने के लिए पूरा का पूरा घूम के इस तरीके से साउथ अफ्रीका के वे पे जाना पड़ता था, जो कि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड था। तो अब इन्हें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं अगर हमें ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये जो रीजन है गोवा रीजन और बॉम्बे रीजन, इसे भी कैप्चर कर लिया जाए तो बेहतर रहेगा। और जो ये साउदर्न पॉइंट पे आने वाला मद्रास रीजन है, कालीकट रीजन है, इसको भी कैप्चर कर लिया जाए तो हमारी पूरी की पूरी हाफ इंडिया पर एक तरीके से ट्रेडिंग मोनोपोली हो जाएगी और हम बहुत आसानी से काम कर पाएंगे। धीरे धीरे इन्होंने सोचना शुरू करा, आगे बढ़ना शुरू करा, और अगली कहानी आती है 1757 के बाद 3 साल बाद, जब इन्हें दिखता है कि अगर ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमें कहीं ना कहीं उस रीजन को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी ट्रेडिंग का टाइम पीरियड बचे, रेवेन्यू अच्छे से जनरेट हो सके और इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग कर सके। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। लड़ाई लड़ी जाती है वांदी वॉश की। 1760 का रहना चल रहा है, वांदी वॉश की लड़ाई लड़ी जाती है। कहाँ पर होता है इसका देखते हैं, इस लड़ाई का क्या था। 1744 में फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, फ्रेंच लोगों के बीच में, फ्रांस के जो लोग बाग थे, और इंग्लिश यानी ब्रिटेन से आई हुई जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। 1744 से लेकर 1760 के बीच में, 1744 से लेकर 1760 के बीच में, यानी तकरीबन इन 16 सालों के अंदर फ्रेंच लोगों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के बीच में मोनोपोली राइट हासिल करने के लिए और कहीं ना कहीं ट्रेडिंग राइट्स हासिल करने के लिए, लैंड को कैप्चर करने के लिए इस बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। उन्हीं सीरीज ऑफ लड़ाई में से एक इंपॉर्टेंट लड़ाई है जो कि वांदी वॉश की लड़ाई। वांदी वॉश की लड़ाई में क्या होता है, जो कर्नाटक रीजन है साउथ के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर एक कर्नाटक रीजन है, तो तीसरी कर्नाटक वॉर होती है जहां पर ब्रिटिशर्स की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है फ्रेंच की आर्मी को, और इस लड़ाई को बैटल ऑफ वांदीवाश कहा जाता है, वांदीवाश की लड़ाई कहा जाता है। फ्रेंच लोग बाग यहाँ पर हारते हैं। ये दूसरा फेज है जहाँ पर उन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चराइजेशन को अपने स्ट्रॉन्ग करा, फ्रेंच लोगों को हराया, यानी जो उनकी एनिमल कंपनी है, जो उनकी दूसरी कंपोनेंट कंपनी है, कॉम्पिटिटर थे उस टाइम इनके लिए, उनको हराते हैं। पहली लड़ाई आपने जो फेज देखा वो बैटल ऑफ बंगाल के अंदर लड़ने वाला प्लासी की लड़ाई 57 के अंदर, जहां सिराजुद्दौला को उन्होंने डिफीट करा। दूसरी इंपॉर्टेंट लड़ाई चलती है वांदी वॉश की लड़ाई, जहां पर वो फ्रेंच लोगों को हरा देते हैं। अब फ्रेंच लोगों को हराने के बाद जो बीच का सेगमेंटल रीजन यानी कालीकट रीजन, कर्नाटक वॉर जो इसको कहा गया, कर्नाटक का जो रीजन है, कर्नाटक में आने वाले जितने भी बंदरगाह हैं वो सारे इनके अंडर में आ जाती हैं। और अब इसके बाद इनके लिए ट्रेडिंग करना जो साउथ पॉइंट से है, भारत के दक्षिणी छोर से है, काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ से ट्रेडिंग राइट्स इनके हाथ में आ जाते हैं, कंपनी एक फार सुपीरियर पोजीशन पर आ जाती है, और कंपनी यूरोपियन के अंदर यानी यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है उनके अंदर ट्रेडिंग करने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी बन चुकी होती है। दो फेज यहाँ तक हो चुके हैं। वांदी वॉश की लड़ाई में ये चीज़ होती है। मैंग्रोव्स ग्रूव्स के प्लांट होते हैं। प्लासी की लड़ाई के बारे में दे रखा है, 23 जून 1757 को लड़ी जाती है। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में, दोबारा रिवाइज करें, रॉबर्ट क्लाइव अपने ट्रूप को लेकर पहुंचता है और वहां के नवाब सिराजुद्दौला को हरा देता है। अगली इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी जाती है, आपने अभी देखा 1757 के अंदर प्लासी की लड़ाई लड़ी जाएगी। उसके बाद 1760 के अंदर वांदीवाश की लड़ाई लड़ी जाए, यहाँ पे फ्रेंच लोग हार जाते हैं। और इससे अगली इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है बक्सर की लड़ाई, जो 1764 के अंदर आती है। यानी तकरीबन इन 6 सालों के अंदर अंदर, 3 साल यहाँ पर और 4 साल यहाँ पे, 7 सालों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 ऐसी इंपॉर्टेंट ये लड़ाइयाँ लड़ते हैं जो इनकी कैप्चराइजेशन पावर को
ट्रेडिंग राइट्स को, इकोनॉमिकल राइट्स को, पॉलिटिकल इश्यूज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और धीरे धीरे जब ये पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग अपने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो अब ब्रिटेन गवर्नमेंट का इनके पर ध्यान जाएगा कि पहले तो ये सिर्फ ट्रेडिंग करने गए थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर अब लैंड एक्वायर करना शुरू कर रही है, वहाँ पर चीज़ों को हासिल करना शुरू कर रही है, तो इनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एरेना का भी अब ज़रूरत होगा। सो बक्सर की लड़ाई लड़ी जाती है 2 अक्टूबर 1764 को। किसके बीच में होती है? ये लड़ी जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्परर शाह आलम टू के बीच में। मुगल एम्परर जो थे वहाँ पे शाह आलम टू थे, नवाब के ही सक्सेसर थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है इनके गवर्नर लड़ते हैं। आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद ब्रिटिश हैज़ अर्न द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू इन द बंगाल। बक्सर की लड़ाई लड़ने के बाद अब इनके हाथ में क्या एजेंडा आ जाता है, एक पावर आ जाती है। 1764 की बक्सर की लड़ाई लड़ने के बाद वहाँ के जो एम्परर हैं, मुगल एम्परर शाह आलम टू हार जाते हैं, और यहाँ पर 1765 के अंदर, 1765 के अंदर, क्योंकि अगले साल आ जाता है ये फेज, दीवानी राइट, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, 2 अक्टूबर की बात है, लड़ाई चलती है तकरीबन ये अगले साल 1765 में कंपनी के हाथ में दीवानी राइट्स आ जाते हैं। व्हाट आर दी दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स का मतलब है कि इनके हाथ में रेवेन्यू कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्शन करने के पावर आ जाते हैं, और कंपनी अब जो सिर्फ पहले ट्रेडिंग पे वर्क कर रही थी, अब उस लैंड एरिया के अंदर होने वाले टैक्स कलेक्शन पे भी काम करेगी, प्रॉपर्टीज़ पे भी काम करेगी, और सारा का सारा जो लैंड एरिया है वो अक्वायर कर चुकी है। सो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का, यानी जो राजस्व कर है, जो राज्य पर लगने वाला कर है, उसे कलेक्ट करना शुरू कर देती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। भारत के इस फेज में देखें कि ये सेगमेंट कहाँ चल रहा है, तो जो बंगाल रीजन है यहाँ का, बिहार रीजन का और उड़ीसा रीजन का, ये 3 सेगमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुके होते हैं, दीवानी राइट हासिल कर चुकी होती है, क्रिमिनल सिविल मैटर पे भी डील करेगी, साथ ही साथ इसके साथ वो रेवेन्यू पर भी जो है मैटर्स पे डील करेगी है। और इस डेवलपमेंट के बाद होता क्या है, फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया, ये वो तीसरा फेज हमारे पास आता है। इस लड़ाई के बाद इंडिया के अंदर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकल मैटर्स पे भी काम करेगी, साथ ही साथ रेवेन्यू मैटर पे भी काम करेगी। अब जब उन्हें दिखा कि पॉलिटिकल एजेंडा में भी उतर गए और साथ ही साथ इन्होंने रेवेन्यू राइट्स भी हासिल कर लिए, कंपनी जो है वो चीज़ों को, लैंड को एक्वायर कर रही है, तो ब्रिटेन में बैठी हुई क्वीन एलिजाबेथ को ये चीज़ नज़र आती है कि 3 रीजन इनके हाथ में आ चुके हैं, बंगाल, कर्नाटक रीजन भी इन्होंने हासिल कर लिया है, और कहीं ना कहीं बॉम्बे को भी एक्वायर कर चुके हैं। अब इन 3 पोजीशंस पे इनके पहुंचने के बाद, और यहाँ पर टैक्स कलेक्शन का भी ये मैटर देख रहे हैं, बॉम्बे रीजन भी इनके हाथ में आ चुका है, कर्नाटक रीजन भी, यानी मद्रास का जो रीजन है वो इनके हाथ में आ चुका है। अब इन 3 पॉइंट्स पर इन्होंने जो एक्वाइजेशन कर लिए हैं, बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 लैंड पॉइंट्स हैं जो इंडिया के रिवेन्यू से रिलेटेड हैं और इंडिया की टेरिटरिकल राइट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर अब ब्रिटेन में बैठी हुई रानी को दिखता है कि इन्होंने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ तो जानते हैं, ये इन्होंने कैप्चर तो कर लिया, लेकिन इनको पॉलिटिकल तरीके से अगर वहाँ रूल करना है, वहाँ के लोगों पे अगर काम करना है, लोगों से काम करवाना है, तो इन्हें कुछ प्रिंसिपल्स की, कुछ रूल्स की ज़रूरत होगी। और ब्रिटेन की गवर्नमेंट अब जागती है और सीधा पहुँचती है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपने कुछ इश्यूज को लेके, अपने कुछ बातों को लेके। अब यहाँ पर नींव रखी जाती है, अब प्रिंसिपल्स उनको दिए जाते हैं, पॉलिटिकल एजेंडाज दिए जाते हैं, कुछ सेटअप ऑफ रूल्स उनके द्वारा डिसाइड करे जाते हैं, और यहाँ से नींव होनी शुरू होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की। देखते हैं क्या होता है। इस विक्ट्री के बाद जो बक्सर की लड़ाई होती है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अपॉइंट कर लिए जाते हैं गवर्नर एंड कमांडर इन चीफ इंग्लिश आर्मी के बंगाल के अंदर 1765 में। जैसी कंपनी दीवानी राइट हासिल करती है, तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आप यहाँ पे भी देख रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर रहे, यहाँ पे गवर्नर जनरल बन जाते हैं, वो गवर्नर और कमांडर इन चीफ बन जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ के जो आर्मी ट्रूप्स हैं उसके सुपीरियर अथॉरिटिकल पर्सन कमांडर इन चीफ बन जाते हैं, और बंगाल रीजन के अंदर इनको जो है गवर्नर की पदवी मिल जाती है रॉबर्ट क्लाइव को। सो बक्सर की लड़ाई में जो भी ये पर्सन चल रहे हैं जिन्होंने इस फाइट को जीता ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जो उनके गवर्नर थे और कमांडर इन चीफ थे, वो रॉबर्ट क्लाइव थे। और यही रॉबर्ट क्लाइव थे जिन्होंने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दिमाग से चलने में था। बक्सर की लड़ाई हम देखेंगे, हमारा जो वेस्ट बंगाल का रीजन है, जो आज जिसे आप बांग्लादेश बोलते हैं, और ये हमारा पूरा जो सेगमेंट आता है वेस्ट बंगाल का, इस वेस्ट बंगाल के रीजन के आसपास का सेगमेंटल एरिया आप जो देखते हैं, ये वेस्ट बंगाल है हमारा।
यहाँ पर, और बिहार से थोड़ा सा आगे मुर्शिदाबाद चल के बक्सर का मैदान है, यहाँ पर लड़ी जाती है बक्सर की लड़ाई 1764 में, जहाँ पर शाह आलम टू हारते हैं और पूरा का पूरा दीवानी राइट जो है आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। वट आर द दीवानी राइट्स, अभी से आगे डील करेंगे। दीवानी राइट्स में उनके हाथ में क्या क्या आ जाता है, क्या क्या पॉलिटिकल मैटर्स पे वो डील कर सकते हैं। इसी फेज के बीच में जो आप देख रहे हैं, आपने 3 फेज देखे। 1757 में उन्होंने प्लासी की लड़ाई लड़ी, 1760 के अंदर उन्होंने वांदीवाश की लड़ाई लड़ी, और 1764 में उन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़के बंगाल को कैप्चर कर लिया। बंगाल का पहले जब उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया तो सिर्फ लैंड और कुछ मैटर्स पे ही उनके बीच में समझौता हुआ कि कुछ मैटर्स पे हम काम करेंगे, कुछ मैटर्स पे आप काम करोगे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो थी उन्हें दे रखी थी, जो बाकी की रिवेन्यूअल पावर थी वो अपने हाथ में थी। लेकिन बाद में शाह आलम टू को, आप ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, उन्हें लालच देते हैं मीर कासिम को, और वो शाह आलम टू जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनको बगावत करके उनको हराते हैं अच्छे तरीके से, और एक कठपुतली बना देते हैं। और फाइनली 1764 में बक्सर की लड़ाई में जीतने के बाद 1765 में जो कंपनी है दीवानी राइट हासिल कर लेती है। दीवानी राइट का मतलब है रिवेन्यू से रिलेटेड सारी की सारी पावर उनके हाथ में आ जाती है। इसी बीच के फेज में कुछ एंग्लो मराठा वॉर्स होती हैं। एंग्लो का मतलब है इंडियन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और मराठा लोगों के बीच में कुछ वॉर्स होती हैं। सो इसमें काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, 3 वॉर्स होती हैं 1775 से लेकर 1819 के बीच में। यानी इस सेगमेंट के बाद, दीवानी राइट हासिल करने के बाद, अब धीरे धीरे उनका जो रुझान जा रहा है वो पूरे सर्दर्न बेल्ट पे, जहाँ पे भगवई केसरिया रंग यानी पूरा ही मराठा जो रीजन था, इस मराठा रीजन पे जाता है कि अब इस रीजन के अंदर भी अगर हमें लैंड एक्वाइज करना है तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को अब नज़र आ रहा होता है कि बंगाल कैप्चर करने के बाद इसके अंदर भी पहुंचा जाए। दीवानी राइट हासिल करने के बाद मराठा लोग बाग के पास पहुंचते हैं, और 1775 से लेके 1819 के बीच में तकरीबन 45 साल के बीच में इनकी, इन फेज के अंदर इनके भी, इस 40 साल के टाइम पीरियड के बीच में इनके बीच में 3 इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी जाती है। जो तीसरी सबसे आखिरी लड़ाई इनके बीच में लड़ी जाती है वो 1817 से 19 के बीच में 2 सालों के बीच में लड़ी जाती है, और ब्रिटिश जो है इंटायरली कंट्रोल कर चुके होते हैं इंडिया पर। इस बीच में मराठास हारते हैं इनसे, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं मराठा लोगों के बीच में और कंपनी के बीच में, और इस एरिया को वो धीरे धीरे पूरा कैप्चर कर चुके होते हैं, और ये एरिया भी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका होता है। इस सेगमेंट में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखा जाता है कि डुअल सिस्टम गवर्नमेंट का क्या था, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसे आई। यहाँ पर पहली नींव रखी जाती है बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद। जो दुही सरकार है, दो मुही सरकार जिसे बोलते हैं, डुअल गवर्नमेंट है, 2 पक्षों वाली जो सरकार है, डुअल गवर्नमेंट का फेज कैसे रखा जाएगा, क्या होता है, उसका जो सेगमेंटल पॉइंट है, उसकी जो बेसिक नींव है वो यहाँ से रखी जाती है। दीवानी राइट हासिल करने के बाद, बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी डुअल गवर्नमेंट को शुरू करती है सिराजुद्दौला के साथ। शाह आलम टू को हराने के बाद वहाँ पर डुअल गवर्नमेंट का फेज किस तरीके से चलता है, उससे साथ दौरान कैसे चल रहा है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब रियल मास्टर बन जाती है बंगाल रीजन की, 1765 में दीवानी राइट आ जाते हैं क्योंकि शाह आलम टू को हरा चुके हैं, तो उसकी जो आर्मी है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है, डिफेंस के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता है और सुप्रीम पॉलिटिकल पावर बन जाती है। तो बंगाल रीजन के अंदर जो आर्मी है उस पर पूरा कंट्रोल आ चुका है, डिफेंस सिस्टम जो है वहाँ का उस पर पूरा कंट्रोल आ चुका है, और सुप्रीम पावर बन चुकी है बंगाल की। जो बंगाल के नवाब थे वो टोटली डिपेंड कर जाते हैं किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। शाह आलम टू को हराने के लिए जो मीर कासिम से वो मदद लेते हैं तो वो उनका साथ तो देता है, उसको वो बना देते हैं कि हम तुझे नवाब बना देंगे यहाँ का, लेकिन उसके हाथ में पावर्स नहीं रहती। दीवानी राइट सारे के सारे किसके हाथ में आ चुके हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुके हैं। तो वहाँ का जो नवाब है जो नया बनता है वो सारे राइट खो चुका होता है, और सारे राइट किसके हाथ में आ चुके होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पावर के हाथ में आ चुके हैं। एज दीवानी वर्ड, जो दीवान बन चुके होते हैं वहाँ के, वो कंपनी बन चुकी होती है और डायरेक्टली कलेक्ट करती है रिवेन्यू यानी कर, जो टैक्स है, कर है, वो यहाँ से सारा टैक्सेशन का रिलेटेड जो मैटर है, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो यही तो है, इसी चीज़ के लिए तो वो आए हैं। टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देती है, और साथ ही साथ राइट टू नॉमिनेट डिप्टी सूबेदार, इट्स कंट्रोल्ड द निजामत और द पुलिस एंड जुडिशियल पावर, और साथ ही साथ यहाँ उनके पास एक पावर आ जाती है कि वो नॉमिनेट कर पाएंगे किसको, डिप्टी सूबेदार को। सूबेदार जो वर्ड यहाँ से लेगा, सूबेदार क्या होता है,
जो टैक्स कलेक्ट करने वाला सबसे पहला पर्सन है, दीवानी राइट्स आने के बाद जो टैक्स कलेक्ट करेगा तो सबसे पहली जो पोस्ट होती है वो होता है दीवान। दीवान के हाथ में राइट, अगर दीवान कौन बन चुका है, ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है, तो ये अपने अंडर में अब एक्वायर करती है और नॉमिनेट करती है एक दूसरी पोस्ट को, जिनको नाम दिया गया इनके थ्रू सूबेदार। अब सूबेदार का वर्क क्या है, ये नॉमिनेट करा जा रहा है किसके बिहाफ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ पर ही। ये पॉलिटिकल मैटर्स पे और जुडिशियल मैटर्स पे क्या करेगा, निजामत यानी जो वहाँ की उस टाइम अदालत होती थी उस पर डील करेगा। और सूबेदार को अपॉइंट कौन कर रहा है, यही अपॉइंट कर रहे हैं। तो सिर्फ ये जो है अब वहाँ के पॉलिटिकल मैटर्स पर और साथ ही साथ वहाँ के जो जुडिशियल मैटर्स हैं उन पर जील करेगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और साथ ही साथ जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा न्यायिक कार्य है वो सूबेदार के थ्रू रन होगा। और उसको अपॉइंट कौन कर रहा है, दीवान यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द हिस्ट्री एज द डुअल और डबल गवर्नमेंट। इसी अरेंजमेंट को डुअल गवर्नमेंट का फेज कहा जाता है। एक बार इसको समझते हैं, डुअल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर एक बार दोबारा से। कंपनी के हाथ में पावर आ चुके होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी होती है। जो नवाब और उसके ऑफिशियल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, बट नॉट टू द पावर टू डिस्चार्ज। यानी जो वहाँ का ऑफिशियल है, जो नवाब है, उस नवाब के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन की पावर तो दी कि तुम सिर्फ सलाह दे सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। उनके ऊपर जो डिस्चार्ज करने की राइट है, उन पावर्स को जो एग्जीक्यूट करने की जो बात है वो किसके हाथ में दी है, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है। सो यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक समझौता रखती है वहाँ के नवाब के साथ कि जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं, जुडिशियल मैटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं और रिवेन्यू मैटर्स हैं, उनके ऊपर रूल्स तो ये बनाएंगे और एग्जीक्यूट भी ये करेंगे। सिर्फ सलाह किससे ले रहे हैं, वहाँ के नवाब से, यानी उसको भगा नहीं रहे, उसको सिर्फ एक कटलू पुतली बना के रख दिया है। सो दिस इज कॉल्ड द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड between two phases, between the East India Company and the Nawab, the new Nawab of Bengal. And this is the phase we called it as the dual phase of the government or dual government. दुही सरकार। फेज आगे आगे धीरे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वेल्सले सब्सिडरी सिस्टम क्या था। इसी बीच में जो सेगमेंट चल रहा था, दीवानी राइट हासिल करने के बाद वेल्सले एक सब्सिडरी सिस्टम लागू करा गया। वेल्सले के द्वारा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ही एक पर्सन है। क्या करा इन्होंने उस वेल्सले सिस्टम के अंदर, देखते हैं। अंडर दिस सब्सिडरी सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर में द रूलर ऑफ द अलाइंग इंडिया स्टेट वॉज कंपेल्ड एंड एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेज विद इस टेरिटरी एंड टू पे ए कॉन्ट्रीब्यूटरी फॉर इट्स मेंटेनेंस। इस सब्सिडरी अलायंस या वेल्सले अलायंस के अंदर उन्होंने कहा कि ब्रिटिश के अंडर में आने वाले एरिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो उन्होंने कैप्चर करा हुआ आने वाले रीजन में, उस रीजन के अंदर जितने भी नवाब होंगे या जितने भी महाराजाज या प्रिंसली स्टेट्स होंगी, उन्हें वहाँ पर ब्रिटिश फोर्सेस को एक टैक्स पे करना पड़ेगा ताकि वहाँ की जो फोर्सेस हैं वो उन्हें मेंटेन कर सके। यानी उनको ये कहा गया कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि तुम पे कोई अटैक कर रहा है नहीं कर रहा है, अब तुम्हारा पूरा टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, तुम्हारा रिवेन्यू हम देखेंगे और तुम्हें हम प्रोटेक्ट भी करेंगे। और इस सब्सिडरी मेथड को उन्होंने नाम दिया वेल्सले सब्सिडरी मेथड और वेल्सले सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जहाँ पर उनको एक ये पोर्शन दिया गई एज ए, इस अलायंस मेथड के थ्रू इंडिया जो एक कंट्रीब्यूटरी और मेंटेनेंस मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस की आपको एक परमानेंट तौर पर, स्टेशनिंग तौर पर एक पे करना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही अब आपको सेफगार्ड करेगी। सो द नवाब ऑफ अवध फोर्स टू साइन इन सब्सिडरी सिस्टम कर्नाटका एंड मैसूर मर्ज इन दिस सिस्टम बाय 1807। तो सबसे पहला नवाब जो उन्होंने फोर्स करा इस सब्सिडरी सिस्टम पे साइन करवाने के लिए, अवध को उस टाइम टेंशन हो रही थी, अवध के ऊपर इधर से भी अटैक हो रहा था और साउदर्न पॉइंट से भी अटैक था। तो अवध को उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो गवर्नर थे वो पहुंचते हैं और कहते हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको एक पे करना पड़ेगा, मेंटेनेंस आपको हमें पे करनी पड़ेगी और हम आपको सेफगार्ड करेंगे इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहला जो नवाब है जिसको वो अपने साथ कंपाइल्ड कराते हैं इस वेल्सले सब्सिडरी अलायंस में, दैट इज़ द नवाब ऑफ अवध। और धीरे धीरे कर्नाटका रीजन जो साउदर्न पॉइंट में और मैसूर रीजन जो कि नीचे है, इस सब्सिडरी सिस्टम के अंदर आ जाता है। और 1801 तक, 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में पहुंचते पहुंचते ये तीन रीजन पर अब टैक्स भी वहीं से ले रहे हैं, उनसे मेंटेनेंस भी ले रहे हैं, पॉलिटिकल एरेना भी स्टार्ट कर चुके हैं, दीवानी राइट ऑलरेडी ले लिए हैं बंगाल में बक्सर की लड़ाई के बाद। 1803 के अंदर इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड
मराठा पेशवा एंड साइंड ऑन द सब्सिडरी सिस्टम। 1803 में मराठा की सबसे इंपॉर्टेंट ताकत दक्षिणी भारत के अंदर, साउदर्न इंडिया के अंदर आने वाले मराठा जो पीपल्स थे उनको हराते हैं, उनके पेशवा को, जो उनके सुपीरियर अथॉरिटिकल पर्सन थे, जो पेशवा थे, उन्हें हराते हैं और वहाँ पर सब्सिडरी सिस्टम पर अलायंस पर साइन करवा लेते हैं कि अब आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, आपकी देख रहे अब हम करेंगे। दिस सिस्टम लीड टू द डिसमिसल ऑफ द आर्मीज ऑफ द प्रोटेक्टेड स्टेट्स, lack of the soldiers and officials were lost their job and livelihood at the same time and they become rivals of the company। और इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, काफ़ी जो सैनिक हैं जो कि नवाब के, राजाओं के, प्रिंसेस के अंडर वर्क कर रहे थे, अब उन्हें अपनी फोर्सेस की नीड नहीं, उन्हें प्रोटेक्ट करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस फेज़ में आते आते धीरे धीरे वहाँ के जो सैनिक थे, जो लेबर क्लास पीपल्स से, वो अपनी जॉब खो देते हैं और धीरे धीरे आर्मी की जो है सारे के सारे राइट्स को कैप्चर करना शुरू कर चुकी है। सारा जो फेज़ है वो सिर्फ कटलुत बन के रह गए हैं और धीरे धीरे कंपनी के खिलाफ यहाँ पर बगावत होनी शुरू हो जाती है। लोग बागों के मन में अब कंपनी के लिए धीरे धीरे हेटेड होना शुरू हो जाता है। सो दीवानी राइट हासिल करते के साथ ही जैसे इनके पास टैक्स कलेक्शन का पावर आ जाते हैं बंगाल के अंदर, धीरे धीरे ये पूरे सर्दर्न पॉइंट को, दक्षिणी भारत को कैप्चर जब करना शुरू करते हैं तो टैक्स कलेक्शन की पावर आते के साथ ही एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं और एक्सप्लॉइटेशन की वजह से इनके अगेंस्ट धीरे धीरे जो है अब रेवोल्यूशन शुरू हो जाती हैं। लोगों का जो रुझान है वो इनके खिलाफ होना शुरू हो जाता है और ये देख रही होती है ब्रिटेन गवर्नमेंट की पॉलिटिकल राइट्स में तो पहुंच ही चुके हैं, रेवेन्यू राइट्स भी हासिल कर रहे हैं और धीरे धीरे बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर इनको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं दिया गया, इन्हें पॉलिटिकल सिस्टम अगर नहीं दिया गया तो ये उस प्रोग्राम, इस फेज़ को, इस पूरे के पूरे लैंड की टेरिटरी को अच्छे तरीके से जो है गवर्न नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्हें रेवेन्यू राइट्स तो समझ में आते हैं, पॉलिटिकल राइट्स समझ में नहीं होते। अब यहाँ पर होती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एक और जो घटना घटती है इस चीज़ के अंदर, दैट इज डलहौजीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन बनाते, कानून बनाता है, ये डॉक्ट्राइन वर्ड जो इनके द्वारा साइन करा जाता है, एक ऐसा लीगल सोशियो मैटर जिसके अंदर ये किसी भी चीज़ को हड़पने की कोशिश करते हैं, उसे डॉक्ट्राइन बोलते हैं, यानी एक नियम, एक कानून, एक मैगजिम। डलहौजी एक मैगजिम बनाते हैं। 1848 से 56 का एरन है, यानी जी हाँ बिल्कुल झांसी वाला जो रीजन है वो कैप्चर करने की बात इनके थ्रू आ जाएगी। झांसी का जो रीजन है, अवध का जो पॉइंट है वो ऑलरेडी जा चुका है, वहाँ के नवाब ने ऑलरेडी सब्सिडरी अलाइंस पर उनको साइन करवा दिए हैं और वेल्सले अलाइंस पर साइन कराई दिए हैं, उनको मेंटेनेंस पूरी वो दे रहे हैं। अब एक नया डॉक्ट्राइन लेके आते हैं क्योंकि लैंड कैप्चर करना है, अब इनको धीरे धीरे लैंड पर भी पहुंचना है, ये अब ज़मीनें और कैप्चर करने की कोशिश करें। अंडर दिस डॉक्ट्राइन, इस कानून के अंदर, द ruler of any protected state died without a natural successor, his estate was to be passed to an adopted heir and sectioned the age-old tradition of the country। अगर कोई भी भारतीय नवाब, इंडियन टेरिटरी के अंदर रहने वाला महाराजा, प्रिंस या नवाब अपने बिना किसी एक लीगल सक्सेसर के, यानी उसकी अपनी संतान के, अगर वो हायर है, मर जाता है, उसकी कोई अपनी अपना लीगल हायर नहीं होता, उसकी कोई अपनी डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, तो उस पूरे लैंड एरिया को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर कर लेगी और वो सक्सेशल पॉइंट गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाएगा। इस डॉक्ट्राइन की बहुत बगावत होती है। मैनी स्टेट्स इंक्लूडिंग सतारा, सबसे पहला स्टेट जो इसके बगावत में आता है सतारा आता है 1848 में। नागपुर एंड झांसी इन 1854 दूसरा हो जाता है। नागपुर और झांसी जो है एक्वायर करते हैं 1854 में। वर एनेक्स्ड बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन, और इस डॉक्ट्राइन को लगा के सबसे पहले सतारा, तो जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में सबसे पहला रीजन जो है कैप्चर करते हैं वो सतारा रीजन है 1848 में। दूसरा नागपुर और झांसी है जिसे 1854 के अंदर कैप्चर करते हैं और इस डॉक्ट्राइन को लगाने के बाद ये इस सारे लैंड एरिया को एनेक्स्ड कर लेते हैं, अपने अंदर में ले लेते हैं। डलहौजी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइटल ऑफ मैनी एक्स रूलर ऑफ देयर पेंशंस, और जो डलहौजी है इस डॉक्ट्राइन के चलते हुए ये क्या करते हैं कि जो एक्स रूलर से, यानी इन छोटे छोटे एरिया पर रन करने वाले और इन छोटे छोटे एरिया पर गवर्निंग करने वाले जो नवाब थे, महाराजा थे, रूलर थे, उनको पेंशन दी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर।
यानी कहीं ना कहीं उनकी कठपुतली बन चुके हैं। डलहौजी इस डॉक्ट्राइन के आने के बाद ये भी बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता है कि अब उनको किसी भी तरीके की पेंशन नहीं दी जाएगी, अब वो बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। एंड दिस सिस्टम इज़ लाइक द एरेना विच क्रिएट्स द वेरी सोशो इम्बैलेंस इन द सोसाइटी एंड very social disturbance has been occurred because already the land has been acquired by the Dalhousie in the annexure of the doctrine of the lapse, and Jhansi and Satara and Nagpur has also been annexed, and apart that the ruler which was governing there has lost their power. Earlier they were getting the pension, but now the thing is also being ended by the Dalhousie, and ऑटोमेटिकली दीज पॉलिसीज लीड टूवर्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और ये सारे के सारे जो क्राइसिस हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये रन करके पहुंच जाते हैं 1857 की क्रांति के अंदर, और होता है 1857 की विद्रोह, दैट इज कॉल्ड 1857 का विद्रोह। अब इस सेगमेंट को देखिए, पूरा फेज आपने देखा, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स अभी चलते आ रहे हैं। आपने 57 की प्लासी की लड़ाई के बारे में अभी लर्न आउट करा, देन 60 की वांदी वॉच की लड़ाई देखी, 64 में आपने बैटल ऑफ बक्सर देखा, 65 के अंदर दीवानी राइट्स देखे, फिर उसके बाद एंग्लो मराठास वॉर देखी 1718-19 में, और 1848 तक आते आते डॉक्ट्राइन ऑफ जो लैब्स है उसके अंदर उन्होंने सतारा को, नागपुर और झांसी को एनेक्स कर लिया, अपने अंडर में ले लिया, और धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल इश्यूज बढ़ाते जा रहे हैं। 1784 का एरेना, 1784 स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का कैसा था, 1757 से लेके 1857 का एरेना, यानी 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी, ये पूरा का पूरा जो फेज है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में है। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इन 100 सालों के अंदर 1757 जब वो बैटल ऑफ प्लासी जीतते हैं, और 1857 इन 100 सालों के अंदर जब विद्रोह होता है, रिवोल्ट होता है, इस पूरे 100 सालों में जो उनके साथ हुई हुई घटनाएं होती है, उन्होंने जो करी वो आपने पूरा पार्ट देखा। So administration of the East India Company had been brought under the control of British government, and its economical policies were being determined by the need of British economy. इस पूरे 100 सालों के फेज के अंदर 1784 में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही होती है, लेकिन उनका जो कंट्रोल है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही होती है, और वहाँ पे उसी तरीके से इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हीं के बिहाफ पर ही एक्ट कर रही होती है इंडिया में, जिस तरीके की ब्रिटिश इकोनॉमी को नीड थी। अगर वहाँ पर नील की ज़रूरत थी तो यहाँ पर ज़बरदस्ती किसानों को नील उगवाया जाता था, मिनिमम रेट्स पर उनसे परचेज करा जाता था, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में ले जाया जाता था, फाइन गुड्स एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा जाता था और वापस यहाँ आके बेचा जाता था। सो देर वर 2 रीजन्स बिहाइंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर 2 रीज़न है। द चीफ एम ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। Without law and order, British could not hope to sell their goods in every corner of the India. अब यहाँ पर उन्हें ये नीड समझ में आती है कि अब यहाँ पर कानून बनाने की कुछ ज़रूरतें हैं। अगर ये ज़रूरत पूरी नहीं करी गई, कानून सेटअप ऑफ प्रिंसिपल रूल अगर नहीं लाए गए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बनाए गए फाइन प्रोडक्ट्स को मेंटेन नहीं कर पाएगी, यहाँ पर रख नहीं पाएगी और अपनी यहाँ की मार्केट्स में बेच नहीं पाएगी, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों का जो है अगेंस्ट हो चुके हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो चुका है। महाराजा और जो नवाब थे वो ऑलरेडी इसके अगेंस्ट चल रहे थे। सो बीइंग ए फॉरेनर ट्रेडर, they could not hope to win the affection of the Indian people, therefore relied on the superior forces rather than on the public support for the maintenance of their control over the India. So अगर वो फोर्सेस पे ज़्यादा बिलोंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इंडिया को एनेक्स करके कैप्चर करके नहीं रख पाएंगे, और इसलिए हमें धीरे धीरे लोगों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा और उनके लिए कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स बनाए जाएंगे जो कि हमारे बेनिफिट के होंगे। अब यहाँ पर उनको नीड समझ में आनी शुरू हुई, उनको डिमांड्स आनी शुरू हुई, और यहाँ से हमारी कहानी को उन्होंने जो है स्टार्ट करा। सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था इंडिया में वो 3 चीज़ों पर बेस्ड था, सिविल सर्विसेज पर, आर्मी और पुलिस पर, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो थे वो गवर्नर थे, उनके जो हेड सुप्रीम पावर हुआ करती थी। आर्मी जो थी पूरे के पूरे ट्रूप्स थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन गवर्नमेंट के थे, जिसके अंदर लोकल पीपल्स को रखा जाता था एज ए सिपाही के तौर पर, और पुलिस यानी लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना था वो किसके थ्रू होता था, गवर्नर के थ्रू यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू होता था। सो ये 3 बेसिक पिलर थे जिसके अंडर में चलते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन गवर्नमेंट यहाँ पर काम कर रही थी। सिविल सर्विसेज की अगर हम बात देखें तो ये क्या था, किसने किस तरीके से इसका इंट्रोड्यूस करा, क्या इसका पार्ट रहता है। सो सिविल सर्विसेज को अगर देखा जाए तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है इंडिया में वो आती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये
आर्मी इन चीफ कमांडर इन चीफ है ब्रिटेन गवर्नमेंट के, उन्होंने बहुत सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस करे। तो इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज की जो देन है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। सो टू अवॉइड द करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ही रेज द सैलरीज ऑफ द कंपनी सर्वेंट। करप्शन को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है कंपनी का, उसमें करप्शन ना हो, जो यानी जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो करप्ट ना करें, उन्होंने सैलरी को बढ़ा दिया किसकी, ब्रिटिश कंपनी के सर्वेंट्स की। एंड इनफैक्ट कंपनी सिविल सर्विसेज बिकम द हाईएस्ट पेड सर्विस इन द वर्ल्ड इन दोज डेज। और ऐसा माना जाता है कि उस टाइम में वेतन के तौर पर दी जाने वाली, यानी पेड सर्विसेज के तौर पर, वर्क के तौर पर दी जाने वाली जो सर्विसेज हैं, वो सिविल सर्विसेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थ्रू होती थी वो सबसे हाईएस्ट पेड होती थी। उनको पे कहाँ से करा जाता था, यहीं के पैसों से करा जाता था। बाय 1800 लॉर्ड वेस्ले एस्टैब्लिश द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम्स एट कलकत्ता फॉर द एजुकेशन ऑफ द यंग रिक्रूटर्स टू द सिविल सर्वेंट। लॉर्ड वेल्सले, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट नाम आता है यहाँ पे। लॉर्ड वेल्सली क्या करते हैं, 18वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते 1804 में, आपने अभी पीछे देखा जो कैप्चराइजेशन चल रही थी, 1848 और 57 का जो एरेना है, 48 में और 54 में उन्होंने एनेक्स करा झांसी, सतारा और नागपुर को। 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में लॉर्ड वेल्सली जो है कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में एक कॉलेज को इस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पे लोगों को शिक्षित करा जाता है, और वहाँ पे उनको फर्दर पढ़ाने के बाद सिविल सर्वेंट के तौर पर एक्वायर करा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर ही। यानी अब वो धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम पर भी इंडिया की वर्क कर रहे हैं। पॉलिटिकल मैटर्स पे ऑलरेडी जील कर रहे थे, पॉलिटिकल मैटर्स पे ऑलरेडी हस्तक्षेप कर ही रहे थे, आप देख रहे थे उनके अंदर। एंड देन उसके बाद रिवेन्यू पावर के अंदर भी दीवानी राइट्स लेने के बाद अटेंड कर रहे थे। धीरे धीरे ट्रेडिंग राइट्स भी सारे के सारे अपने हाथ में आ गए, पॉलिटिकल मैटर भी आ गए, सिविल मैटर भी उनके सारे हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी सारे हाथ में है, क्रिमिनल मैटर्स पे भी वर्क कर रहे हैं। अब एजुकेशन सिस्टम पे, यानी यहीं के लोगों को यहीं से रख के पढ़ाया जाए और यहीं पर अपनी जॉब पे रखा जाए। 1853 तक आते आते द अपॉइंटमेंट्स टू द सिविल सर्वेंट वर मेड बाय द डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, कमांडर इन चीफ हैं, सिविल सर्वेंट्स की जो अपॉइंटमेंट है, जो रखी जाने वाली पोस्ट हैं, वो किसके थ्रू होने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स के थ्रू होने लग गई। आर्मी का अगर हम फेज देखें कि आर्मी का जो पहला आपने देखा सिविल सर्विसेज, यानी जो कंपनी का जो फेज था 57 से लेके 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेके 1857 के बीच में जो इन्होंने सारी लड़ाइयाँ लड़ी, तो धीरे धीरे इनको आर्मी की भी ज़रूरत थी, एजुकेट भी करना था लोगों को अपने हिसाब से अपने पास ही रखने के लिए, तो ये फेज़ हुआ। दूसरा जो इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था जिसके बिहाफ पर ये रन कर रहे थे इंडिया पे, दैट इज़ कॉल्ड द आर्मी। आर्मी के उस टाइम क्या हालात थे इन 100 फेज़ों के बीच में। सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रीजन था इंडिया में, दैट वाज द आर्मी। So the bulk of the company army consists of the Indian soldiers recruited chiefly from the area of present UP and बिहार। यूपी और बिहार के रीजन से ही ज़्यादातर सिपाही को एक्वायर करा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला जो रीजन एक्वायर करा वो बंगाल रीजन था, उसके बाद अवध रीजन, मद्रास रीजन, कर्नाटक रीजन एंड देन बॉम्बे रीजन। तो ज़्यादातर सिपाहियों को रिक्रूट करा जाता था आर्मी के अंदर, और वो इंडियन ही होते थे, यूपी बिहार से लोगों को ज़्यादा उठाया जाता था। 1857 के इंस्टेंसेस जो थे, टोटल स्ट्रेंथ जो थी आर्मी की उस टाइम इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 3,11,400 थी, जिसमें से 2,65,000 यानी मोर देन 70% वर इंडियंस, मोर देन 70% वर इंडियंस। एंड द सेम टाइम देयर वर ओनली 3 इंडियन इन द आर्मी रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ ₹300 पर मंथ, एज द हाईएस्ट इंडियन ऑफिसर्स वर सूबेदार। और उस टाइम इंडिया की तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्व करने वाली सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट थी वो सूबेदार की थी, जिसमें केवल 3 भारतीय लोग ही, 3 इंडियन पीपल ही वर्क करते थे, जिनकी मैक्सिमम हाईएस्ट सैलरी उस टाइम 300 पर मंथ थी। इससे ज़्यादा सैलरी कभी नहीं दी गई। एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसके बिहाफ पर ये 1757 से बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद 1857 तक कह रहे ना, जब रिवॉल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, तो सबसे पहला बेसिक पिलर आपने सिविल सर्विसेज देखा कि सिविल सर्वेंट कैसे एक्वायर्ड कर रहे हैं। इनके साथ साथ इनको एजुकेशन चाहिए थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे अधिकारी रखने थे। सेकंड दैट आर्मी को किस तरीके से लीड कर रहे थे। एंड थर्ड वन इज द पुलिस को किस तरीके से कनेक्ट कर रहे थे। सो द थर्ड पिलर जो ब्रिटिशर्स का था वो पुलिस थी, एंड द क्रिएटर वॉज अगेन कॉर्नवालिस, और इनको पुलिस को बनाने वाला भी कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही था। सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने वाला भी कॉर्नवालिस है, आगे उसे लीड करा वेल्सले ने। So it was established as separate police for the maintenance of law and order in the बंगाल रीजन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश एरिया एनेक्स्ड है वो, वहाँ के लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ यानी सिविल और क्रिमिनल मैटर्स पे
लिए गए राइट्स और लिए गए डिसीजंस पे मेंटेन करने के लिए पुलिस को एक्वायर्ड करा गया. Like old police system of India is modernized and old Indian system थानाज वर established headed by the daroga who was an Indian. और पुराना जो ओल्ड सिस्टम था वहाँ पे मेंटेन करने का लॉ एंड बॉडी को, उसे ख़त्म कर दिया गया और एक नया सिस्टम लाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू. और इस मॉडर्नाइज फेज के अंदर क्या करेंगे, थाने इस्टेब्लिश करेंगे. थाना दैट अब जो हम आज अपनी जनरल फेज में देखते हैं जो थाने और बीट्स पड़ती हैं, तो ये सारी उन्हीं की देन है. थाने इस्टेब्लिश करेंगे जिनके अंदर एक हेड पर्सन हुआ करता था, दारोगा. और दारोगा कौन होता था, वो इंडियन पर्सन ही होता था. उसे रिक्रूट कौन करते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही रिक्रूट करती थी. एंड देन जुडिशियल पावर अगर हम देखें तो वॉरेन हास्टिंग इस्टेब्लिश ऑफ द जुडिशियल कोर्ट. वॉरेन हास्टिंग ने जो है, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग, इनके बारे में जब मैं एक्ट सारे अभी कराऊंगा तो 1773 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1947 तक के बीच में इस पूरे फेज में बहुत सारे एक्ट्स आए, गवर्नमेंट के थ्रू रूल्स आए. और यहाँ से इन्होंने ये फेज आपने देखा कि ये जो एक्ट्स और रूल्स आएंगे ये धीरे धीरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे होंगे. लेकिन इनको फ्रेम करने की नीड क्यों पड़ी, ये हमने यहाँ पर इस चीज़ में देखा अभी इसकी हिस्ट्री में. तो जुडिशियल कोर्ट इस्टेब्लिश करा कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग ने, जो कि गवर्नर थे उस टाइम, गवर्नर जनरल बने. दीवानी अदालत, निजामत अदालत, सरदार दीवानी, सरदार निजामत और रूल ऑफ लॉ. दीवानी अदालत, और ये अदालत के नाम है. निजामत अदालत सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट सारी. दीवानी अदालत के अंदर रिवेन्यू मैटर्स होते थे. निजामत, सरदार दीवानी, इसमें सारे पॉलिटिकल मैटर्स. सरदार निजामत और निजामत अदालत में सारे के सारे सिविल मैटर्स हैं. सरदार दीवानी के अंदर क्रिमिनल मैटर्स. और रूल ऑफ लॉ यानी सेटअप ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल जिसके अंडर में चलते हुए ब्रिटेन की गवर्नमेंट के अंडर में रन करना होगा इन सारी की सारी टेरिटरी को जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है. जब ये फेज आगे बढ़ता है तो कोर्ट अंडर वॉरेन हास्टिंग, जो लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग है गवर्नर जनरल, उस टाइम उन्होंने जो कोर्ट डिज़ाइन करा कलकत्ता के फोर्ट विलियम्स में 1774 में, कैसा था वो उसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं. सरदार दीवानी जो अदालत थी वो सिविल कोर्ट था, पूरा का पूरा सिविल मैटर्स को देखता था. और सरदार निजामत जो अदालत थी वो सारी की सारी क्रिमिनल मैटर्स को देखती थी. दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वर्क करती थी. सो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क कराना था, यानी छोटे स्तर पर अगर वर्क कराना था, गवर्नर के लेवल पे अगर वर्क हो रहा है, यानी अगर सेंट्रल लेवल पे वर्क हो रहा है, तो दीवानी अदालत और निजामत अदालत थी. सिविल मैटर दीवानी अदालत, निजामत अदालत इज क्रिमिनल मैटर. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी प्रोविंशियल लेवल पर अगर इन मैटर्स को डील करना होता था तो सिविल मैटर्स पे जो डील करती थी वो दीवानी अदालत हुआ करती थी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैटर्स हैं. और फौजदारी यानी क्रिमिनल मैटर्स पे अगर डील करना था तो फौजदारी अदालत वर्क करती थी. सो दिस इज द सेटअप ऑफ द सिस्टम ऑफ जुडिशरी सेटअप बाय देम इन दोज एरेना. एंड कोर्ट अंडर कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गवर्नर जनरल, उनके अंडर में जो कोर्ट सिस्टम है वो ऐसे है. सिविल मैटर्स पे दीवानी अदालत वर्क कर रही है और निजामत अदालत कोर्ट मैटर्स पे वर्क कर रही है. उससे नीचे प्रोविंशियल जो कोर्ट थे वो 4 सेटअप करेंगे. सबसे पहला जो सुपीरियर कोर्ट था वो कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में सेटअप हुआ. सर एलिजा एम पे पहली जो थी सुप्रीम कोर्ट की जज बनी और उनके 3 सब्सिडियरी जज भी बनाए गए. सो पहली सुप्रीम कोर्ट की जज बनी 1774 में जब कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया. तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट जैसे सर एलिजा एम्पे और उनके 3 सब्सिडियरी जजेस को भी रखा गया. सो उस फ्रेम के अंदर जुडिशियल सिस्टम कैसे वर्क करा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये फ्रेम था. दीवानी अदालत जो पूरे के पूरे सिविल मैटर्स को देखती थी और निजामत अदालत जो सारे के सारे क्रिमिनल मैटर्स को देखती थी. प्रोविंशियल कोर्ट बनाए गए 4 जहाँ पर इन 3 फेज के 3 जो जजेस हैं अलग अलग पोर्शन में बैठेंगे. प्रोविंशियल लेवल पर यानी अगर राज्य स्तर पर यानी जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थी, रजे रजवाड़े जो जिले थे, अगर उन पे कोई सिविल और क्रिमिनल मैटर डील करना होता था तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो आती थी दीवानी अदालत डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, और फौजदार अदालत जो कि उन क्रिमिनल मैटर्स पर डील करती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर. और इसके बाद रजिस्ट्रार कोर्ट होते थे जो कि म्यूनसिपालिटी कोर्ट थे. तो जो म्यूनसिपल कोर्ट्स हैं, म्यूनसिपल गवर्नमेंट जो आप देखते हैं, म्यूनसिपल जो गवर्नमेंट है जो हमारी, वो सारी की सारी इन्हीं की देन है. तो म्यूनसिपल क्वालिटीज़ जो थी इन्हीं की दर थी. तो जो 3 सिटीज़ थी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज़ कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे. ये 3 रीजन इनके बहुत सेगमेंटल पॉइंट थे. ये 3 रीजन हम देखें जो हमने पूरी हिस्ट्री में देखी. कैलकाटा रीजन जो कि बंगाल रीजन था, इन्होंने एनेक्स करा. मद्रास रीजन जो कालीकट रीजन था और पूरा कर्नाटक रीजन, और बंगाल जहाँ जो था. ये 3 सर्दर्न पॉइंट हमारे इंडिया के जो उन्हें बहुत ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे, उनकी ट्रेडिंग के लिए, राइट्स के लिए, उनके लिए, चीज़ों के लिए याद हो. अगले फेज़ में आप हमारे साथ पढ़ेंगे. आपने यहाँ पे बैकग्राउंड हिस्ट्री देखा कि किस हिसाब से इनको नीड पड़ी जो है
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने देखा कि क्या वो फ्रेज चल रहे थे 1757 से लेके 1857 तक के इन 100 ईयर्स में, जहाँ पर एक बैकग्राउंड रखा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। और इस फेज़ के बाद 1773 में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब जब जितने भी एक्ट्स और लॉ पासेज होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर बैनर में, वो किस हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम करेंगे। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज को, और जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।